नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं सिद्धार्थ चौधरी और मेरे यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ आरपीएससी एग्जाम में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। मेरे साथियों, आज का सेशन है सेल बायोलॉजी का पार्ट नंबर 8, जिसमें हम न्यूक्लियस जिसे केंद्रक बोलते हैं और क्रोमोसोम जिसे गुणसूत्र बोला जाता है उसके बारे में सबसे पहले थ्योरी को कवर करेंगे। उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस के माध्यम से प्रश्नों को हल करेंगे। इसके साथ ही आपका एक क्लास में एक टॉपिक कवर हो जाएगा। तो मेरे साथियों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो साथी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और आज का सेशन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। और मेरे साथियों, सेल बायोलॉजी का जो अंतिम पार्ट है उसमें सेल डिवीजन रहेगा और एक पार्ट में आपके लिए और लेके आऊँगा जिसमें हम सेल बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी अदर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं उनको सोल्व करेंगे। तो मेरे साथियों, अब सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो मेरे साथियों, आज के सेशन का पहला टॉपिक है न्यूक्लियस जिसे केंद्रक बोलते हैं। परिभाषा क्या है? कोशिका इंटरफेज अवस्था में एक गोलाकार नियंत्रणकारी संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रक कहा जाता है। और न्यूक्लियस का अध्ययन क्या कहलाता है? कैरियोलॉजी। केंद्रक की खोज किसने की? तो सर्वप्रथम लुवेन हॉक ने साल्मोन मछली की आरबीसी में केंद्रक को देखा। रॉबर्ट ब्राउन ने इसका विस्तृत विवरण तथा केंद्रक नाम दिया। प्रथम बार न्यूक्लियस को रूट सेल ऑफ आर्किड में खोजा गया। और मेरे साथियों, अन्य नाम क्या है केंद्रक के? तो इसे डायरेक्टर ऑफ सेल भी कहा जाता है, इसे कंट्रोल रूम भी बोलते हैं, हार्ट ऑफ सेल भी कहा जाता है, मास्टर ऑर्गन ऑफ सेल भी बोलते हैं, लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ सेल भी बोला जाता है और स्टोर हाउस ऑफ इनहेरिटेंस या कैरियन भी बोलते हैं। अब मेरे साथियों, केंद्रक का वितरण देखते हैं। तो मेरे साथियों, केंद्रक सुविकसित केंद्रक परिपक्व आरबीसी सीव ट्यूब के अलावा सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में ये सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता। अब मेरे साथियों, केंद्रक की स्थिति देखते हैं। विभज्योतकी कोशिका एवं जंतु कोशिका के ये केंद्रक में पाए जाते हैं, बिल्कुल सेंटर में होते हैं। और पादपों की स्थायी उत्तकों की कोशिका में ये परिधि में पाए जाते हैं। और मेरे साथियों, परिधि में पाए जाने का कारण क्या है? केंद्र में बड़ी रिक्तिका के होने के कारण। संख्या, तो मेरे साथियों, कोशिका में केंद्रक की संख्या के आधार पर निम्न अवस्थाएं मिलती हैं। एक होती है एकैरियोटिक जिसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। उदाहरण के तौर पर स्तनधारियों की जो परिपक्व आरबीसी होती है और फ्लोएम की जो चालनी नलिका होती है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। एक होता है मोनोकैरियोटिक, इसमें एक केंद्रक उपस्थित होता है। उदाहरण के तौर पर अधिकतर जंतु व पादप कोशिका में मोनोकैरियोटिक अवस्था पाई जाती है। एक होती है डाइकैरियोटिक या बाई न्यूक्लिएट, इसमें दो केंद्रक उपस्थित होते हैं। उदाहरण के तौर पर पैरामीशियम। एक होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड, यह संरचना दो प्रकार की होती है। एक होती है सिंसिथियम, ऐसी बहुकेंद्रकीय संरचना जो एक से अधिक कोशिका के आपस में संलयन से बनती है। उदाहरण के तौर पर एस्केरिस की एपिडर्मिस। एक होता है कोइनियोसाइटिक, ऐसी बहुकेंद्रीय संरचना जिसमें कोशिका में उपस्थित केंद्रक बार बार विभाजन से यह बनती है। उदाहरण के तौर पर लेटेक्स कोशिकाएं, लेटेक्स वाहिनिकाएं फाइकोमाइसिटी समूह के सदस्य। अब मेरे साथियों, केंद्र की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। केंद्र की संरचना में निम्न चार भाग दिखाई देते हैं। एक होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, एक होता है न्यूक्लियोलस और एक होती है क्रोमेटिन फाइबर। मेरे साथियों, केंद्रक का जो केंद्र की संरचना है वो भी दिखाई गई है। तो केंद्रक में क्या क्या होता है? एक तो होती है न्यूक्लियस जिसे केंद्रिका बोलती हैं। एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम जुड़े होते हैं। एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म और एक होते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स। एक होता है न्यूक्लियर एनालोफ और एक होती है न्यूक्लियर पोर जिसे केंद्रक छिद्र भी बोलते हैं। और एक होते हैं राइबोसोम जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जुड़े होते हैं। अब मेरे साथियों, केंद्र की संरचना में जो पहला टॉपिक है वो है केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली को कैरियोथिका बोला जाता है। प्रत्येक केंद्रक में केंद्रक झिल्ली दो स्तरों से एक्टोकैरियोथिका और एंडोकैरियोथिका से मिलकर बनी होती हैं। दोनों केंद्रक झिल्लियों के बीच एक पेरीन्यूक्लियर स्पेस पाया जाता है। यह पेरीन्यूक्लियर स्पेस 10 से लेकर 50 नैनोमीटर चौड़ा होता है। केंद्रक झिल्ली की बाह्य सतह पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम जो कि 80s प्रकार के जुड़े होते हैं। केंद्र की आंतरिक झिल्ली के अंदर की तरफ एक रेशेदार परत पाई जाती है जिसे फाइब्रस लेयर या हनीकॉम्ब लेयर या न्यूक्लियर कोटेक्स कहा जाता है। यह परत म्यूकोपॉलीसेकेराइड एवं कुछ इंटरमीडिएटरी फाइबर से बनी होती है जो केंद्रक विभाजन के समय प्रोफेज अवस्था में केंद्रक झिल्ली के विलुप्त होने एवं टीलोफेज अवस्था में केंद्रक झिल्ली के पुनः प्रकट होने में सहायता करती है। यह परत केंद्रक झिल्ली को सहारा भी प्रदान करती है। यह न्यूक्लियर कॉर्टेक्स परिधीय हेटेरोक्रोमेटिन से जुड़ा हुआ होता है। प्रत्येक केंद्रक झिल्ली में अनेकों केंद्रीय छिद्र पाए जाते हैं। प्रत्येक केंद्रीय छिद्र पोर कॉम्प्लेक्स के रूप में पाया जाता है।
प्रत्येक केंद्रक झिल्ली में 1000 से 10,000 तक केंद्रकीय छिद्र पाए जाते हैं, अर्थात दो केंद्रकीय छिद्रों के बीच की दूरी 1000 से 15 एंगस्ट्रॉम की होती है और प्रत्येक छिद्र का आकार 200 से लेकर 800 एंगस्ट्रॉम का होता है। पोर कॉम्प्लेक्स केंद्रक छिद्र तथा अनुलस से बना होता है। प्रत्येक एक पोर कॉम्प्लेक्स में 8 कणिका नुमा संरचनाएं एवं प्रोटीन चैनल पाया जाता है। 8 कणिका नुमा संरचना को एनुलस कहा जाता है। पोर कॉम्प्लेक्स के चैनल भाग में न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन पाई जाती है, जो केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य पदार्थों के स्थानांतरण में सहायता करती है। कुछ छोटे आयन सोडियम क्लोरीन केंद्रक झिल्ली के द्वारा गमन कर सकते हैं, जबकि बड़े पदार्थ जैसे mRNA, rRNA, tRNA केवल केंद्रकीय छिद्रों के द्वारा ही गमन कर सकते हैं। ये मेरे साथियों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का चित्र दिया हुआ है, जिसमें बाहरी परत होती है एक्टोकैरियोथिका और अंदर होती है एंडोकैरियोथिका और उसके नीचे पाया जाता है न्यूक्लियर कोर्टेक्स और इन दोनों के बीच पेरी न्यूक्लियर स्पेस पाया जाता है और 80s राइबोसोम जुड़े होते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्थित होती है और बीच में पोर चैनल बना हुआ है और 8 कणिका नुमा संरचना को एनुलस बोलते हैं। अब मेरे साथियों केंद्र की संरचना में दूसरा पार्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म नाम किसने दिया? स्टार्सबर्गर ने। यह केंद्रक में जेल के समान मैट्रिक्स होता है और यह पारदर्शी होता है। इसमें क्रोमेटिन जाल तथा न्यूक्लियोलाई पाए जाते हैं और इसका पीएच होता है 7.4 प्लस माइनस 0.2 होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में डीएनए रेप्लिकेशन तथा ट्रांसक्रिप्शन के लिए सभी पदार्थ तथा एंजाइम पाए जाते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म में साइक्लोसिस, जिसे जीव द्रव्य भ्रमण बोलते हैं, वो प्रक्रिया अनुपस्थित होती है क्योंकि केंद्रक द्रव्य की श्यानता स्थिर नहीं होती है। इस कारण साइक्लोसिस क्रिया अनुपस्थित होती है। केंद्रक द्रव्यों में ग्लाइकोसिस क्रिया से संबंधित एंजाइम भी पाए जाते हैं। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार केंद्रक में भी राइबोसोम पाए जाते हैं, जिसे न्यूक्लियो राइबोसोम कहते हैं, जो कि आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, जो 17 प्रकार के होते हैं। अब मेरे साथियों केंद्रक की संरचना में तीसरा पार्ट है न्यूक्लियोलस, जिसे केंद्रिका बोलते हैं और इसे राइबोसोम फैक्ट्री भी बोला जाता है और इसे प्लाज्मोसोम के नाम से भी जानते हैं। इसकी खोज फोंटाना ने की तथा इसका नाम दिया बाउमेन ने। यह झिल्ली रहित संरचना होती है जो केवल यूकेरियोटिक के केंद्रक में पाई जाती है। यह केंद्रक का सबसे बड़ा भाग होती है, लगभग 35% आयन घेरती है। जिन कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया अधिक होती है, उन कोशिकाओं में बड़े तथा अधिक केंद्रिका पाई जाती है। ये मेरे साथियों केंद्रिका की संरचना दी हुई है, जिसमें पेरीन्यूक्लियर क्रोमेटिन पार्ट पाया जाता है, एक पाया जाता है मैट्रिक्स जिसे पार्स अमोर्फा बोलते हैं और एक पार्ट पाया जाता है फाइब्रिल पोर्शन जिसमें आरएनए फाइब्रिल होते हैं और एक होता है इंट्रा न्यूक्लियर क्रोमेटिन पार्ट। अब इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। मेरे साथियों नोट में क्या दिया हुआ है, जो एम्फीबिया या उभयचर की जो oocyte होती है, इनमें इनकी संख्या 2000 तक पाई जा सकती है। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा शुक्राणु कोशिका, पेशीय रेखित एवं स्तनधारियों की परिपक्व आरबीसी में यह अनुपस्थित होती है। प्राय एक अगुणित कोशिका में केंद्रिका पाई जाती है, जबकि एक मनुष्य की द्विगुणित कोशिका जो 13, 14, 15, 21, 22 गुणसूत्रों से संबंधित है, इनमें इनकी संख्या 10 तक होती है। न्यूक्लियोलस पश्च से प्रोपेज में गायब तथा टीलोफेज अवस्था में फिर से आ जाता है। केंद्रिका की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। तो मेरे साथियों केंद्रिकी की संरचना में निम्न 4 भाग दिखाई देते हैं। एक होता है क्रोमेटिन पार्ट, जिसे पार्स क्रोमेटिन बोलते हैं। यह भाग डीएनए से बना होता है तथा दो रूपों में उपस्थित होता है। एक होता है पेरी न्यूक्लियर क्रोमेटिन पार्ट और एक होता है इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन पार्ट। दूसरा पार्ट आता है मैट्रिक्स या पार्स अमोर्फा या अमोर्फस मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। इस भाग में कैल्शियम आयन, नॉन स्टोन प्रोटीन तथा आरएनए पॉलीमरेज फास्ट पाए जाते हैं और कैल्शियम आयन केंद्रिका की संरचना को बनाए रखने में सहायक होते हैं। तीसरा पार्ट आता है फाइब्रिलर पार्ट या न्यूक्लियोनिमा। इस भाग में आरएनए एवं प्रोटीन को शामिल किया जाता है, अतः यह भाग ग्रेनुलर पार्ट का पूर्ववर्ती माना गया है। और चौथा पार्ट आता है ग्रेनुलर पार्ट, जिसे पार्स ग्रेनुलोसा बोलते हैं। यह भाग राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन के कणों का बना होता है। इन कणों को राइबोसोम का पूर्ववर्ती माना गया है। अगला पार्ट है क्रोमेटिन फाइबर। केंद्रक के केंद्रक दरों में पाए जाने वाले डीएनए व स्टोन प्रोटीन से बने हुए धागे जैसी संरचना को क्रोमेटिन फाइबर कहा जाता है। केंद्रक में उपस्थित इन डीएनए के रेशों को हम कुछ सारी अभिरंजक जैसे एसिटोकार्मीन तथा हेमेटोजाइलिन से अभिरंजित कर सकते हैं। अभिरंजक के पश्चात सूक्ष्मदर्शी अध्ययन द्वारा हमें क्रोमेटिन फाइबर में दो अलग अलग प्रकार के अभिरंजक सेक्टर दिखाई देते हैं, जो निम्न है। एक होता है यूक्रोमेटिन और एक होता है हेटेरोक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन तथा यूक्रोमेटिन में अंतर देखते हैं। तो मेरे साथियों जो यूक्रोमेटिन होता है वो हल्का अभिरंजित क्षेत्र होता है और जो हेटेरोक्रोमेटिन होता है वो गहरा अभिरंजित क्षेत्र होता है। इसमें नॉन स्टोन प्रोटीन अधिक पाई जाती है और हेटेरोक्रोमेटिन में स्टोन प्रोटीन अधिक पाई जाती है। यह भाग अधिक सक्रिय होता है तथा अधिक तेजी से अनुलेखन प्रदर्शित करता है, जबकि हेटेरोक्रोमेटिन होता है वो कम सक्रिय भाग होता है तथा धीमी गति से अनुलेखन प्रदर्शित करता है। यह भाग पीएच, तापमान तथा हार्मोन द्वारा अधिक प्रभावित होता है और जो हेटेरोक्रोमेटिन पार्ट होता है वो पीएच, तापमान व हार्मोन द्वारा कम प्रभावित होता है। जो यूक्रोमेटिन पार्ट होता है उसमें सक्रिय डीएनए की मात्रा अधिक होती है और जो हेटेरोक्रोमेटिन पार्ट होता है उसमें सक्रिय डीएनए की मात्रा कम होती है।
यह भाग mRNA का निर्माण करता है और जो हेटेरोक्रोमेटिन होता है वो tRNA व rRNA का निर्माण करता है। और मेरे साथियों जो यूक्रोमेटिन होता है इस भाग की जो प्रतिकृति होती है वो एस प्रावस्था के प्रारंभ में ही हो जाती है और जो हेटेरोक्रोमेटिन होता है उस भाग की जो प्रतिकृति होती है वो लेट एस प्रावस्था में होती है। यह भाग कम कुंडलित व संघनित व कम संघनित होता है, जबकि हेटेरोक्रोमेटिन होता है वो अधिक कुंडलित और अधिक संघनित होता है। अब मेरे साथियों हेटेरोक्रोमेटिन के प्रकार दिखते हैं, तो पहला प्रकार है फेकुलेटेटिव हेटेरोक्रोमेटिन एरिया। तो मेरे साथियों यह किसी एक गुणसूत्र या दोनों समजात गुणसूत्र पर जीवन की एक निश्चित अवस्था में जीनों की निष्क्रिय होने से बनता है, जैसे वाई स्पॉट और बार बॉडी। वाई स्पॉट वाई क्रोमोसोम पर मिलते हैं, जबकि बार बॉडी एक्स क्रोमोसोम से संबंधित होते हैं। नोट में क्या दे रखा है, जो बार बॉडी होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम का हेटेरोक्रोमेटिन क्षेत्र है, जो फिटस के 16वें दिन में इंटरफेज में निष्क्रिय हो जाती है। मेरे साथियों जो बार बॉडी का जो नंबर निकाला जाता है वो कैसे निकालते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम उनमें से -1 कर देते हैं, तो हमें नंबर ऑफ बार बॉडी मिल जाता है। एक होता है कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन पार्ट। यह भाग दो समजात गुणसूत्रों के कुछ निश्चित स्थानों पर कोशिका चक्कर की प्रत्येक अवस्था में दिखाई देता है। अब मेरे साथियों अगला पार्ट है क्रोमेटिन फाइबर की संरचना। एक क्रोमेटिन फाइबर में डीएनए, स्टोन प्रोटीन, आरएनए, धातु आयन भी पाए जाते हैं। क्रोमेटिन तंतुओं की जो संरचनात्मक इकाई है उसे न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। अब मेरे साथियों न्यूक्लियोसोम की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। न्यूक्लियोसोम शब्द आउट डट नामक वैज्ञानिक ने दिया तथा संरचना कोरिनबर्ग तथा थॉमस के द्वारा दी गई। मेरे साथियों जो न्यूक्लियोसोम होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है कोर प्रोटीन और एक होता है डीएनए हेलिक्स। जो कोर प्रोटीन होती है उसमें जो स्टोन प्रोटीन होती है उसमें ऑक्टोमर का निर्माण होता है, जिसमें 8 प्रोटीन होती हैं, जैसे H2A, H2B, H3, H4। ये सब डबल मात्रा में होती हैं, 2 गुना में होती हैं और ऑक्टोमर का निर्माण करती हैं। एक होता है डीएनए हेलिक्स, इसमें 166 बेस पेयर होते हैं, ये तो ओल्ड कॉन्सेप्ट के अनुसार है, और 145 बेस पेयर ये न्यू कॉन्सेप्ट के अनुसार पाए जाते हैं। स्टोन संगठित होकर 8 अणुओं की एक इकाई बनाता है, जिसे स्टोन अष्टक कहते हैं। ऋणात्मक आवेशित डीएनए धनात्मक आवेशित स्टोन के अष्टक के चारों ओर लिपटकर एक संरचना बनाते हैं, जिसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। स्टोन प्रोटीन के ऑक्टोमर के चारों ओर 145 बेस पेयर और एनसीईआरटी के अनुसार 200 बेस पेयर का बना हुआ एक डीएनए अणु लगभग कोर प्रोटीन की चारों ओर 1 सही 3/4 कुंडलन प्रदर्शित करते हुए पाया जाता है। 6 न्यूक्लियोसोम आपस में जुड़कर एक संरचना बनाते हैं, जिसे सोलेनॉइड कहा जाता है। H1 प्रकार की स्टोन प्रोटीन न्यूक्लियोसोम का भाग नहीं होती हैं। मेरे साथियों जो H1 प्रकार की प्रोटीन होती हैं, जो स्टोन प्रोटीन होती है वो न्यूक्लियोसोम का पार्ट नहीं होती हैं। एक न्यूक्लियोसोम अगले न्यूक्लियोसोम से संयोजक डीएनए तथा H1 प्रोटीन की सहायता से जुड़ता है। संयोजक डीएनए में 70 से लेकर 75 बेस पेयर भी उपस्थित रहते हैं। ये मेरे साथियों न्यूक्लियोसोम की संरचना है, जिसमें जो बीच में जो गोला सा पार्ट होता है उसे स्टोन ऑक्टामर बोलते हैं, और जो इसके चारों तरफ 1 से 3/4 कुंडलन में जो लिपटा हुआ है उसे डीएनए बोलते हैं, और इन दोनों को जोड़ने का काम करती है स्टोन प्रोटीन। अब मेरे साथियों नोट में क्या दे रखा है, एक न्यूक्लियोसोम और लिंकर डीएनए मिलकर क्रोमेटोसोम का निर्माण करते हैं। H1, H2A, H2B प्रकार के स्टोन प्रोटीन में लाइसिन अमीनो अम्ल प्रचुर मात्रा में मिलता है। H3H4 प्रकार के स्टोन प्रोटीन में अर्जिनिन अमीनो अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। H1 प्रोटीन का जो आणविक भार होता है वो सबसे अधिक होता है तथा H4 प्रोटीन का आणविक भार सबसे कम होता है। न्यूक्लियोसोम में H3 प्रोटीन का आणविक भार अधिक होता है। H1 प्रोटीन को प्लगिंग प्रोटीन भी कहा जाता है। क्रोमेटिन फाइबर से 0.5 NaCl विलयन द्वारा H1 प्रोटीन को आसानी से अलग किया जा सकता है। H1 प्रोटीन कभी भी पेयर में नहीं पाए जाते हैं। मेरे साथियों जो H1 प्रोटीन होते हैं वो युग्म में नहीं पाए जाते हैं। अब मेरे साथियों अगला पॉइंट है स्टोन तथा नॉन स्टोन प्रोटीन के मध्य अंतर। तो मेरे साथियों जो स्टोन प्रोटीन होती है वो कम सक्रिय प्रोटीन होती है, और जो नॉन स्टोन प्रोटीन होती है वो अधिक सक्रिय प्रोटीन होती है। यह प्रोटीन डीएनए को संदर्भित करती है, और जो नॉन स्टोन प्रोटीन होती है वो डीएनए को सक्रिय करती है, जिससे अनुलेखन की क्रिया तेजी से होती है। स्टोन प्रोटीन होती है वो क्षारीय प्रोटीन होती है, और जो नॉन स्टोन प्रोटीन होती है वो अम्लीय प्रोटीन होती है। ये 5 प्रकार की होती है, H1, H2A, H2B, H3 और H4, और जबकि नॉन स्टोन प्रोटीन होती है वो 20 प्रकार की होती है। स्टोन प्रोटीन का आणविक भार कम होता है और नॉन स्टोन प्रोटीन का आणविक भार अधिक होता है। और मेरे साथियों जो स्टोन प्रोटीन होती है इस प्रोटीन में लाइसिन और आर्जिनिन एमिनो एसिड अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और जो नॉन स्टोन प्रोटीन होती है उसमें ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन एमिनो एसिड अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और जो मेरे साथियों स्टोन प्रोटीन होती है वो संरचनात्मक प्रकार की प्रोटीन होती है, और जो नॉन स्टोन प्रोटीन होती है वो क्रियात्मक प्रकार की प्रोटीन होती है। अब मेरे साथियों अगला पॉइंट है केंद्रक का रासायनिक संगठन। तो मेरे साथियों केंद्रक में क्या क्या पाया जाता है, डीएनए होता है वो 9 से लेकर 12% तक होता है, और आरएनए 5% पाया जाता है, लिपिड 3% होती है, और स्टोन प्रोटीन 15% होती है, और नॉन स्टोन प्रोटीन धातु आयन व अन्य आयन 65 से 60 से लेकर 65% होते हैं, जो कि सबसे बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं।
नोट में क्या दे रखा है, केंद्रक में डीएनए तथा स्टोन प्रोटीन का जो अनुपात होता है वो 1/1 होता है। अब मेरे साथियों आपका केंद्रक टॉपिक तो कंप्लीट हो गया है। अब हमारा दूसरा टॉपिक है गुणसूत्र, जिसे क्रोमोसोम बोलते हैं। परिभाषा क्या है, गुणसूत्र आनुवंशिकी का भौतिक आधार होते हैं। और मेरे साथियों जो डीएनए होता है वो आनुवंशिकी का रासायनिक आधार होते हैं। कोशिका की विभाजन कोशिका की विभाजन प्रावस्था के समय केंद्रक में पाए जाने वाली जो छड़नुमा संरचना जो जीन के वाहक के रूप में काम आती है, गुणसूत्र कहलाती है। गुणसूत्र की खोज होल्प मिस्टर नामक वैज्ञानिक ने ट्रेडेस्केंसिया पादप की प्राग मात्र कोशिकाओं में की। गुणसूत्र शब्द वाल्डेर ने दिया तथा इन्होंने इसे जेम्स ग्रीन अभिरंजक द्वारा अभिरंजित भी किया। स्टार्सबर्गर के द्वारा गुणसूत्र का अध्ययन किया गया। अब मेरे साथियों गुणसूत्र का आकार, तो मेरे साथियों गुणसूत्र 0.5 माइक्रोमीटर से 30 माइक्रोमीटर लंबे और 0.2 से लेकर 3 माइक्रोमीटर चौड़े होते हैं। कवकों एवं पक्षियों में 0.5 माइक्रोमीटर आकार के सबसे छोटे गुणसूत्र मिलते हैं। अब मेरे साथियों अपवाद है, 0.025 माइक्रोमीटर आकार के अति सूक्ष्म गुणसूत्र कुछ शैवालों में पाए जाते हैं, जिसे मिनट क्रोमोसोम कहा जाता है। 5 माइक्रोमीटर मनुष्य में तथा 3 माइक्रोमीटर फ्रूट फ्लाई में इनका आकार होता है। अब मेरे साथियों नोट में क्या दे रखा है, मनुष्य की एक कोशिका में लगभग 2.2 मीटर लंबा डीएनए सूत्र 46 गुणसूत्रों में बिखरा होता है। गुणसूत्र के प्रकार, अगला टॉपिक है गुणसूत्र के प्रकार कौन कौन से हैं। एक होता है वायरल क्रोमोसोम, वायरस में डीएनए या आरएनए का एक अणु गुणसूत्र को प्रदर्शित करता है। यह रेखित या वर्ताकार भी हो सकता है। एक होता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम, जीवाणु तथा नील हरित शैवालों में डीएनए एक वर्ताकार गुणसूत्र के रूप में व्यवस्थित होता है। एक होता है यूकेरियोटिक क्रोमोसोम, इनमें गुणसूत्र डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। इंटरफेज अवस्था में क्रोमेटिन धागे के इंटरवोवन जाल के समान होते हैं। इंटरवोवन का मतलब होता है गुथे हुए। तो मेरे साथियों इंटरफेज अवस्था में जो यूकेरियोटिक क्रोमोसोम होते हैं वो क्रोमेटिन धागे के गुथे हुए जाल के समान होते हैं। कोशिका विभाजन के समय ये क्रोमेटिन धागे सघन होकर पृथक गहरे अभिरंजित गुणसूत्र हो जाते हैं। अब मेरे साथियों अगला टॉपिक है गुणसूत्र की संरचना। तो प्रत्येक जाति के सदस्यों में गुणसूत्रों की संख्या, आकार व आकृति निश्चित होता है। प्रोफेज तथा मेटाफेज में गुणसूत्रों में 2 क्रोमेटिड होते हैं जो सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़े रहते हैं। इंटरफेज स्टेज में गुणसूत्र कम संघनित एवं दीर्घीकृत होने के कारण ये क्रोमेटिन धागों के रूप में दिखाई देते हैं। गुणसूत्र की संरचना में हमें निम्न पार्ट दिखाई देते हैं। तो मेरे साथियों गुणसूत्र की संरचना में कौन कौन से पार्ट दिखाई देते हैं। एक होता है पेलिकल, एक होता है मैट्रिक्स, एक होता है क्रोमोनिमेटा, एक होता है क्रोमोमियर, एक होता है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या सेंट्रोमियर, एक होता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन और एक होता है सैटेलाइट बॉडी, एक होता है टीलोमियर। तो मेरे साथियों ये गुणसूत्र के भाग होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं। ये गुणसूत्र की संरचना है, जिसमें ये तो होता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन और एक जो गुणसूत्र का सबसे जो भारी पार्ट होता है उसे पेलिकल बोलते हैं, और एक मैट्रिक्स पाया जाता है, और एक होता है क्रोमोनिमेटा, और एक होता है सेंट्रोमियर जिसे काइनेटोकोर बोलते हैं, और एक होता है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, और एक होते हैं स्पाइंडल फाइबर, और एक होता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के पास जो फूली हुई संरचना होती है उसे सैटेलाइट बॉडी बोलते हैं। तो मेरे साथियों इन सब के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो मेरे साथियों जो पेलिकल होता है वो गुणसूत्र का बाह्य आवरण है जो आनुवांशिक पदार्थ का बना होता है। दूसरा पार्ट आता है मैट्रिक्स। इस भाग में भी आनुवांशिक पदार्थ जैसे नॉन स्टोन प्रोटीन, लिपिड, आरएनए आदि पाए जा सकते हैं। नोट में क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के अध्ययन से बताया गया कि पेलिकल तथा मैट्रिक्स भाग गुणसूत्रों में दिखाई नहीं देते हैं। अगला पार्ट है क्रोमोनिमा। यह डीएनए स्टोन प्रोटीन से बनी हुई संरचना होती है, अर्थात यह संघनित हुए क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं। कोशिका विभाजन के समय एस प्रावस्था से लेकर मेटाफेज स्टेज तक प्रत्येक गुणसूत्र में 2 क्रोमेटिड पाए जाते हैं, जबकि एनाफेज अवस्था से लेकर जीवन अवस्था तक एक क्रोमेटिड क्रोमोसोम या एक डीएनए सूत्र पाया जाता है, अर्थात प्रत्येक गुणसूत्र एक क्रोमेटिड से बना होता है। मेरे साथियों नोट में क्या दे रखा है, प्रोफेज अवस्था में दोनों क्रोमोनिमा तंतु यदि आसानी से अलग हो जाते हैं तो इस प्रकार का कुंडलन पैरानेमिक कुंडलन कहलाता है। तो मेरे साथियों जो पैरानेमिक कुंडलन होता है वो इस प्रकार का होता है, जो आपस में गुथे हुए नहीं होते हैं और इनको आसानी से अलग किया जा सकता है। और यदि दोनों क्रोमोनिमा इस प्रकार का कुंडलन प्रदर्शित नहीं करते हैं तो ऐसे कुंडलन को प्लेक्टोनेमिक कुंडलन बोला जाता है। मेरे साथियों जो प्लेक्टोनेमिक कुंडलन होते हैं वो इस प्रकार होते हैं, इनको आसानी से अलग नहीं कर सकते। अगला पार्ट आता है क्रोमोमियर। तो मेरे साथियों क्रोमोनिमा तंतुओं पर पाए जाने वाले दाने समान संरचना को क्रोमोमियर कहा जाता है। यह एक प्रकार के न्यूक्लियोसोम ही होते हैं। अगला पार्ट आता है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, जिसे सेंट्रोमियर बोला जाता है और जिसे क्रोमोसोमल पॉइंट भी बोलते हैं। गुणसूत्र का वह संकरा अभिरंजित भाग जहां दोनों क्रोमोनिमा तंतु या क्रोमेटिड आपस में जुड़ते हों वह सेंट्रोमियर या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहलाता है। इस स्थान पर प्रत्येक क्रोमोनिमा से जुड़ी कणिका नुमा संरचना को काइनेटोकोर कहा जाता है। सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है मेटासेंट्रिक। सेंट्रोमियर क्रोमेटिड के मध्य में उपस्थित होता है, अतः दोनों भुजाएं बराबर होती हैं और गुणसूत्र वी आकार के रूप में होता है। एक होता है सब मेटासेंट्रिक। सेंट्रोमियर गुणसूत्र के मध्य भाग से थोड़ा हटकर पाया जाता है, जिसके फलस्वरूप एक भुजा छोटी व एक भुजा बड़ी होती है और गुणसूत्र का आकार एल टाइप का होता है। एक होता है एक्रोसेंट्रिक।
तो मेरे साथियों सेंट्रोमियर अंतिम सिरे से कुछ हटकर मिलता है, जिसमें एक भुजा अत्यंत छोटी होती है और एक भुजा बहुत बड़ी होती है, जिससे गुणसूत्र का आकार जे टाइप का होता है। एक होता है टीलोसेंट्रिक। तो मेरे साथियों इनमें सेंट्रोमियर गुणसूत्र के शीर्ष पर स्थित होता है, जिससे इनका आकार आई प्रकार का होता है। मेरे साथ ये चित्र दे रखे हैं, जिसमें ये तो होता है टीलोसेंट्रिक, ये होता है एक्रोसेंट्रिक, ये होता है सबमेटासेंट्रिक और ये होता है मेटासेंट्रिक। मेरे साथियों नोट में क्या दे रखा है, मनुष्य में टीलोसेंट्रिक प्रकार के गुणसूत्र अनुपस्थित होते हैं और मेरे साथियों जो ग्रास हॉपर होते हैं, जिन्हें टीडी भी बोलते हैं, में सभी गुणसूत्र होते हैं वो एक्रोसेंट्रिक होते हैं और ट्रिडेस कैंडिया में सभी गुणसूत्र मेटासेंट्रिक होते हैं और न्यूरोस्पोरा जो कि एक कवक है, उसमें सभी गुणसूत्र टीलोसेंट्रिक होते हैं। संख्या के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। तो मेरे साथियों संख्या के आधार पर जो गुणसूत्र हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है मोनोसेंट्रिक, एक सेंट्रोमियर पाया जाता है जैसे अधिकांश जीव। एक होता है डाइसेंट्रिक, जिसमें 2 सेंट्रोमियर पाए जाते हैं जैसे जियामेज, जिसे मक्का भी बोला जाता है। एक होता है पॉलीसेंट्रिक, 2 से अधिक सेंट्रोमियर पाए जाते हैं जैसे पार्स, एस्केरिज। और एक होता है एसेंट्रिक, यह बिना सेंट्रोमियर के होते हैं जैसे स्पाइरोगायरा। अब मेरे साथियों गुणसूत्र का अगला पार्ट आता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। कुछ गुणसूत्रों में प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अलावा एक अतिरिक्त संकीर्ण पाया जाता है जिसे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। यह हेट्रोक्रोमेटिन भाग है, यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन फर्स्ट, जिसे नोर बोलते हैं, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन रीजन। यह भाग 13, 14, 15, 21 तथा 22वीं जोड़ी गुणसूत्रों में मिलता है। इस भाग के साथ केंद्रिका जुड़ी रहती है, इसी भाग से केंद्रिका की उत्पत्ति होती है। एक पार्ट आता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन सेकेंड, जिसे जॉइंट्स भी बोलते हैं। यह भाग 1, 10, 13, 16 तथा वाई गुणसूत्र में पाया जाता है। इस भाग में गुणसूत्र टूट सकता है या नया गुणसूत्र इस भाग में जुड़ सकता है। अब मेरे साथियों गुणसूत्र का अगला पार्ट है सैटेलाइट बॉडी। तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन फर्स्ट, जिसे नोर भी बोलते हैं, कि आगे का फूला हुआ भाग सैटेलाइट बॉडी कहलाता है। सैटेलाइट बॉडी युक्त गुणसूत्र, जिसे सेट बोलते हैं, साइन एसिडो थायमिनो न्यूक्लियोनिको कहलाता है। इस भाग में थायमिन प्राय कम पाया जाता है। सैटेलाइट बॉडी में अधिक रिपीटेटिव डीएनए होता है। नोट में क्या लिखा है, मनुष्य में प्रत्येक द्विगुणित कोशिका में 10 सेट गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। और मेरे साथियों गुणसूत्र का अंतिम पार्ट आता है टीलोमियर, जिसे टर्मिनल एंड भी बोलते हैं और जनरली नॉन स्टिकी एंड भी बोलते हैं। गुणसूत्रों के अंतिम सिरे टीलोमियर कहलाते हैं। इनके 2 मुख्य कार्य हैं। एक होता है यह 2 गुणसूत्रों के सिरों को एक दूसरे से चिपकने से बचाता है और गुणसूत्रों को केंद्रक झिल्ली में जोड़ने में सहायता करते हैं। इस भाग में ग्वानिन की मात्रा अधिक पाई जाती है। यह भाग टीलोमरेज एंजाइम से संबंधित होता है। यदि अक्स किरणों के द्वारा टीलोमियर चित्र को नष्ट कर दिया जाता है तो एक गुणसूत्र दूसरे गुणसूत्र से चिपक जाते हैं। अब मेरे साथियों अगला टॉपिक है जियांट क्रोमोसोम। यह बड़े आकार के होते हैं तथा नग्न आंखों से भी दिखाई देते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम, जिसे डिप्लोटिन क्रोमोसोम भी बोलते हैं। मेरे साथियों इनकी खोज सर्व सर्वप्रथम फ्लेमिंग ने खोजा तथा रकर्ट्स ने योल्क रिच ट्राइटूरस के प्राथमिक ओसाइट तथा मेंढक के केंद्रक में इन्हें वर्णित किया। अब इनका आकार मेरे साथियों, इनका आकार 5.9 मिलीमीटर या 6900 माइक्रोमीटर का होता है। वितरण, ये गुणसूत्र अर्धसूत्री विभाजन के समय डिप्लोटिन अवस्था में पाई जाती है, अतः इनको डिप्लोटिन गुणसूत्र भी कहते हैं। अब मेरे साथियों इनकी संरचना के बारे में देखते हैं। वास्तव में यह 2 समजात गुणसूत्र के कुंडलन होते हैं, अतः ये आपस में कई जगहों से क्रॉस समान संरचना के द्वारा बंधे रहते हैं, जिन्हें काइजमेटा बोलते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में 2 मुख्य अक्ष या 2 क्रोमोनिमा होते हैं, जो डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। यह डीएनए अक्ष या क्रोमोनिमा दोनों तरफ कई सारे पार्श्व लूप विकसित करता है, अतः गुणसूत्र को लैम्प ब्रूस गुणसूत्र भी कहते हैं। प्रत्येक क्रोमोनिमा में एक लूप एक्सिस होता है तथा एक्सिस के चारों ओर मैट्रिक्स पाया जाता है, जो आरएनए तथा प्रोटीन से बना होता है। नोट में क्या दे रखा है, यदि लूप को डीएनए के साथ उपचारित किया जाए तो यह टूट जाता है, अर्थात इसमें डीएनए उपस्थित होता है। जब लूप को आरएनए, ट्रिप्सिन या पेप्सिन के साथ उपचारित किया जाए तब लूप का मैट्रिक्स हट जाता है। अब मेरे साथियों इसके कार्य क्या है, तो इसके कार्य है, ये एमआरएनए का निर्माण करता है, प्रोटीन संश्लेषण में इनका उपयोग होता है और योल्क संश्लेषण का भी ये काम करते हैं। ये मेरे साथियों जो लैम्प ब्रूस जो क्रोमोसोम होते हैं उनका ये चित्र होता है, जिनके मैट्रिक्स में प्रोटीन और आरएनए पाया जाता है और लूप्स पाए जाते हैं और मेन एक्सिस को क्रोमोसोम बोलते हैं। अगला गुणसूत्र है पोलिटीन या स्लाइवरी क्रोमोसोम। तो मेरे साथियों दूसरा जो सबसे बड़े गुणसूत्र हैं उन्हें पोलिटीन और स्लाइवरी क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। इनको बाल्बियानी ने चिरिनोमास कीट के स्लाइवरी ग्लैंड में से खोजा। मेरे साथियों इनका वितरण देखते हैं। यह गुणसूत्र माल्पीगियन नलिकाएं, एंडोस्पर्म, एंटीपोडल कोशिकाएं तथा ड्रोसोफिला के स्लाइवरी ग्लैंड में भी पाए जाते हैं। और मेरे साथियों इनका जो आकार होता है वो 2 माइक्रोमीटर या 20 मिलीमीटर का होता है। मेरे साथियों नोट में क्या लिखा है, यह गुणसूत्र स्थायी प्रोपेज अवस्था में पाया जाता है। इसकी संरचना, तो मेरे साथियों पोलिटीन गुणसूत्र में अधिक क्रोमेटिड तथा क्रोमेटिन रेशे उपस्थित रहते हैं। ये क्रोमेटिन रेशे एंडो डुप्लीकेशन की वजह से बनते हैं।
एक क्रोमेटिन रेशे में यदि एंडोमाइटोसिस या एंडो डुप्लीकेशन होता है तब यह 1024 स्ट्रैंड्स या क्रोमेटिन रेशे बनाते हैं। सभी क्रोमेटिन रेशे समान होते हैं तथा ये सभी एक सामान्य क्रोमोसेंटर से जुड़े रहते हैं। पोलीटीन गुणसूत्र की संरचना में कुछ फूली हुई संरचना उपस्थित होती है जिसे पफ या बालबियानी रिंग बोलते हैं। पफ भाग में फूली हुई क्रोमेटिड अकुंडलित अवस्था में पाए जाते हैं, अतः यह भाग अधिक सक्रिय भाग होता है। इन गुणसूत्रों की संरचना में कुछ गहरे तथा कम अभिरंजित क्षेत्र भी पाए जाते हैं। गहरे अभिरंजित क्षेत्र को बैंड कहते हैं तथा ये हेटेरोक्रोमेटिन का बना होता है, और जो कम अभिरंजित क्षेत्र होते हैं उन्हें इंटरबैंड बोलते हैं, और तथा ये यूक्रोमेटिन के बने होते हैं। मेरे साथियों, नोट में क्या दे रखा है, जो पफ सेक्टर इसलिए फूला हुआ होता है कि इस स्थान पर क्रोमेटिन फाइबर अकुंडलित अवस्था में मिलते हैं। यह भाग अधिक सक्रिय भाग होता है तथा यूक्रोमेटिन का बना होता है। ये मेरे साथियों पोलीटीन क्रोमोसोम का चित्र दिया हुआ है जिसमें दो बैंड होते हैं, एक होता है इंटरबैंड और एक होता है डार्क बैंड, और एक फूली हुई संरचना पफ पाई जाती है जिसे क्रोमोसोम पफ के नाम से जानते हैं। अब मेरे साथियों, आपका क्रोमोसोम का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब अगला पार्ट है सेल इंक्लूसियंस। इसमें संग्रहित कार्बनिक पदार्थ तथा अकार्बनिक क्रिस्टल दोनों होते हैं। यह कोशिका द्रव्य की निर्जीव संरचना होती है। इसमें निम्न पदार्थ होते हैं। एक होता है स्टार्च ग्रेन्स, यह केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। ये राइजोम, आलू, ट्यूबर, चावल तथा मक्का में संग्रहित रहते हैं। स्टार्च ग्रेन में हाइलम के चारों ओर स्टार्च की कंसेंट्रिक तथा एसेंट्रिक रिंग होती है। एक पाया जाता है फैट ड्रॉपलेट, वसा की बूंदे बोलते हैं। ये वसा संग्रहित कोशिका तथा जंतु की एडिपोसाइट में पाए जाते हैं। पादपों में यह मुख्यतः बीज, ड्राई फ्रूट, कैस्टर के एंडोस्पर्म, नारियल तथा ग्राउंड नट की बीजपत्री कोशिकाओं में पाए जाते हैं। एक होता है एल्यूरोन ग्रेन्स, अनाज में संग्रहित प्रोटीन एल्यूरोन ग्रेन्स के रूप में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। ये जटिल पॉलीसेकेराइड हैं। यह जंतुओं की मांसपेशियों में संचित रहते हैं। अगला टॉपिक है इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स। एक होता है सिस्टोलिथ। ये कैल्शियम कार्बोनेट के जमाव होते हैं जो फाइकस पत्तियों की एपिडर्मस कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जिन कोशिकाओं में सिस्टोलिथ होते हैं उन्हें लिथोसिस्ट बोलते हैं। एक होता है रेफाइड्स। ये कैल्शियम ऑक्जिलेट के क्रिस्टल होते हैं। स्पिरोरेफाइड्स, ये तारे समान या सुई समान संरचना होती है। उदाहरण इकोर्निया, पिस्टिया, एट्रोपा और डायोसिया। तो मेरे साथियों, आपकी थ्योरी कंप्लीट हो गई है। अब इनसे रिलेटेड हम एमसीक्यू प्रैक्टिस के माध्यम से प्रश्नों को हल करेंगे। तो मेरे साथियों, पहला क्वेश्चन है न्यूक्लियोलस शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बाउमैन ने, और इसकी खोज किसने की थी? फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने। तो इसका 3 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वाटसन ने स्तनियों की कोशिका में नाभिकीय छिद्र की गणना की। यह नाभिक की कुल सतह का कितना प्रतिशत क्षेत्र बनाते हैं? तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 50%। अगला क्वेश्चन है कोशिका मास्टरमाइंड किसे कहा जाता है? तो मेरे साथियों, कोशिका मास्टरमाइंड किसे बोलते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्रक। पार्स अमोर्फा का संबंध है। तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्रिका। ये न्यूक्लियोलस का पार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसकी मात्रा केंद्रक में अधिक और गुणसूत्र में कम होती है? तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा नॉन स्टोन प्रोटीन। वह स्थिति जिसमें एक एकल कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन जो कि टीलोफेज के बाद होता है की अनुपस्थिति के कारण बहुत संख्या में केंद्रक पाए जाते हैं कहलाती है। तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सिनसाइथियम। अगला क्वेश्चन है डीएनए मुख्यतः पाया जाता है। तो मेरे साथियों, जो डीएनए होता है वो मुख्यतः केवल केंद्रक में पाया जाता है। यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रिका होती है। तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा राइबोसोमल प्रोटीन के साथ आरएनएज की पैकिंग का स्थल। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियोप्लाज्म का पार्स ग्रेनुलोसा बना होता है। तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटीन तथा आरएनए का। अगला क्वेश्चन है काइनेटोकोर उपस्थित होता है। तो मेरे साथियों, जो काइनेटोकोर होता है वो गुणसूत्रों में उपस्थित होता है।
अगला क्वेश्चन है, 4 विविध प्रकार के माप के अनुसार गुणसूत्रों को क्रमबद्ध करिए। तो मेरे साथियों, सबसे पहले आते हैं मेटासेंट्रिक, फिर आते हैं सब मेटासेंट्रिक, फिर आते हैं एक्रोसेंट्रिक, फिर आते हैं टीलोसेंट्रिक। तो इसका 3 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तर्कु तंतु जिसे स्पिंडल फाइबर भी बोलते हैं, गुणसूत्रों के किस स्थान पर जुड़े रहते हैं? तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सेंट्रोमियर। अगला क्वेश्चन है, एक चतुष्क में पाए जाते हैं। तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा समजात गुणसूत्रों का समुच्चय, प्रत्येक में 2 क्रोमेटिड। अगला क्वेश्चन है, हेटेरोसोम कहलाता है। तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा लिंग गुणसूत्र। अगला क्वेश्चन है, क्रोमोसोम का अग्र सिरा कहलाता है। तो मेरे साथियों, जो क्रोमोसोम का जो अगला सिरा होता है, अग्र सिरा, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं टीलोमियर। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम के टीलोमियर क्षेत्र में मिलता है। तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्वानिन युक्त पुनरावृत्ति। तो इसका 2 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक केंद्रक में केंद्रिकाओं की संख्या होती है। तो मेरे साथियों, ये होती है 60 गुणसूत्रों की संख्या पर यह निर्भर करती है। तो इसका 3 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अंगक जो ससीम केंद्र की कोशिकाओं के जीवन के कुछ काल में अवश्य पाया जाता है। तो मेरे साथियों, वो पाया जाता है केंद्रक। अगला क्वेश्चन है, केंद्रक के अध्ययन के लिए सर्वोत्तम कोशिका कौन सी होती है? तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतरावस्था वाली कोशिका। तो इसका 1 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र के छिद्र केंद्रक तथा कोशिका द्रव के मध्य दोनों दिशाओं में खास पदार्थों के आदान प्रदान के मार्ग हैं। पदार्थों का उन्हीं गमन की दिशा का कौन सा क्रम सही होगा? तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी। इसका जो क्रम होता है वो प्रोटीन एंजाइम केंद्रक में होता है, राइबोसोम के घटक केंद्रक से बाहर होते हैं और एमआरएनए केंद्रक से बाहर होते हैं। तो ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, दोनों केंद्रक झिल्लियां परिकेंद्रक अवकाश द्वारा पृथक रहती हैं। तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1050 नैनोमीटर। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली कोशिकाओं में होता है। तो मेरे साथियों, उन कोशिकाओं में बड़ी तथा अनेकों केंद्रिका पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र को आकृति प्रदान करने वाली संरचना कहलाती है। तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सेंट्रोमियर। अब मेरे साथियों, आपके सामने कुछ चित्र दे रखे हैं ABCD, उनको पहचान करके सही उत्तर का चयन करना है। तो मेरे साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा, जो ए संरचना होती है वो टीलोसेंट्रिक होती है। ए को बोलते हैं टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम और बी को बोला जाता है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम और सी को बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक और डी को बोलते हैं मेटासेंट्रिक। तो मेरे साथियों, इसका 1 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिया गया चित्र एक गुणसूत्र को दर्शाता है। मेरे साथियों, ये चित्र गुणसूत्र को दर्शा रहा है। निम्न में से कौन सी सारणी गुणसूत्र का सही निरूपण करती है? तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें जो सेंट्रोमियर की संख्या होती है वो तो 1 होती है और मेरे साथियों, जो काइनेटोकोर की संख्या होती है वो 2 पाई जाती हैं और भुजाओं की संख्या 4 होती है। तो मेरे साथियों, इसका 2 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिया गया चित्र एक गुणसूत्र को दर्शाता है। संरचना A, B तथा C गुणसूत्र के प्रकार की पहचान करनी है। मेरे साथियों, AB और जो गुणसूत्र होता है C, ये किस प्रकार का गुणसूत्र है उसकी हमें पहचान करनी है। तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, मेरे साथियों, जो A पार्ट होता है, मेरे साथियों, जो A पार्ट होता है वो तो सैटेलाइट बॉडी होती है और जो B पार्ट होता है उसे द्वितीय संकुचन बोलते हैं और जो जो ये सी है, जो ये गुणसूत्र का प्रकार होता है वो मेटासेंट्रिक प्रकार का होता है। तो मेरे साथियों, इसका जो उत्तर है वो 2 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मेरे साथियों, आज का सेशन समाप्त हो चुका है, जिसमें हमने क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा और न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा और उनसे संबंधित हमने MCQ प्रैक्टिस के माध्यम से प्रश्नों को भी हल कर लिया। तो मेरे साथियों, आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो मेरी क्लास को लाइक कर देना और जो साथी नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और मेरे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ साझा करना, ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। तो मेरे साथियों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।